तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के वॉल्यूम 2 के 5th, 6th, 7th एपिसोड को देखने के बाद मैं इतना तो आपसे कह सकता हूँ कि भाई मैंने इतने ईस्टर एग्स कहीं नहीं देखे थे। हर सीन में कुछ ना कुछ हिडन था। यहाँ डफर ब्रदर्स ने भर भर के पुराने सीजन्स के कॉल बैक्स, 80s के मूवी रेफरेंसेस और यहाँ तक कि स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो प्ले के डीप कनेक्शंस भी डाल दिए हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ वो सारे हिडन डिटेल्स जो आपसे मिस हो गए। तो भाई वॉल्यूम 2 में तो एक बहुत बड़ी बात सामने आई कि अपसाइड डाउन की सच्चाई क्या है। बेसिकली अपसाइड डाउन एक वर्म होल ब्रिज है 11 का बनाया हुआ, जिसके थ्रू वेक्ना बच्चों को कैमाजॉर्ड्स ले जा रहा है। इन सब के ऊपर हमें यहाँ एक्सोटिक मैटर भी दिखता है जिस पर नैन्सी शूट करती है, जिसकी वजह से चीजें अनस्टेबल होने लग जाती है। अब वर्म होल जिसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है वो थियोरेटिकली पॉसिबल तो है, पर वो स्टेबल होंगे कि नहीं ये डिपेंड करता है उनमें प्रेजेंट एक्सोटिक मैटर पर। जितना एक्सोटिक मैटर होगा उतना वर्म होल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जाया जा सकता है। हालांकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर एक्सोटिक मैटर जरूरत से ज्यादा होगा तो इसका यूजर वर्म होल में घुसने से पहले ही दूसरी साइड से बाहर निकल जाएगा, यानी कि एक्सोटिक मैटर के बढ़ने की वजह से टाइम ट्रैवल हो सकता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में ही हमें वेक्ना अपना प्लान बताते हुए दिखता है, जहां वो बच्चों को बताता है कि उसका प्लान है दुनिया को बचाना, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने अ रिंकल इन टाइम स्टोरी की मदद ली, क्योंकि अ रिंकल इन टाइम में जिस तरीके से उस ब्लैक ग्लू या डार्कनेस को दिखाया गया है वो वेक्ना के उन ब्लैक वेन्स जैसा ही है। इन सब के अलावा यहाँ क्रिसमस के दौरान जीसस से रिलेटेड एक पैरेलल नोटिस किया गया। वेक्ना यहाँ खुद को एक तरीके से एक मसीहा के रूप में पेश करता है और ये मसीहा वाला पैरेलल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे जीसस की स्टोरी में उनके 12 डिसिपल थे, वैसे ही वेक्ना के पास 12 बच्चे हैं। इसके अलावा इन 12 में से एक जूडस जीसस को धोखा देता है। वैसे ही इस ग्रुप में हॉली वेक्ना के इरादों से एग्री नहीं करती और सच जानती है। अगर इतना कम लगे तो जूडस ने ही जीसस की लोकेशन के बारे में रोमन अथॉरिटीज को बताया था। वहीं स्ट्रेंजर थिंग्स में वो हॉली ही थी जिसने ये वेक्ना की लोकेशन के बारे में इनडायरेक्टली बताया। इन सब के अलावा बच्चों के साथ वेक्ना का खाना खाना द लास्ट सपर के पैरेलल हो सकता है। बेसिकली डफर ब्रदर्स वेक्ना को एक ईवल मसीहा जैसा दिखाना चाहते हैं। इसके अलावा जब डेड डेमोगॉर्गन को शॉक दिया जाता है वहीं हम ब्लैक वेन्स को फिर से देखते हैं, जिसका मतलब साफ था कि हाइव माइंड असल में कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बल्कि एक सिस्टम है जिसमें उसके अंदर के पार्टिकल्स एक वायरिंग की तरह है, जिसको पावर देकर किक स्टार्ट किया जा सकता है और विल चाहे वेक्ना को पसंद हो या नहीं वो उसको एक्सेस कर सकता है। इसीलिए विल कामयाब हुआ था वेक्ना के पैरों को डैमेज करने में। पर डिटेल ये नहीं है, डिटेल है ब्लैक वेन्स, जो कि इससे पहले भी हम देख चुके हैं। सीजन 2 में जब विल पजेस्ट होता है तब हमें ये वेन्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सीजन 3 में जब बिली पजेस्ट होता है और बच्चे उसे पूल सोना में हीट देते हैं तो ब्लैक वेन्स सरफेस पर आ जाते हैं। बेसिकली ये हाइव माइंड को दिखाने का सटल तरीका है स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर। विल को जब वेक्ना फिर से अपना कैदी बना लेता है तो उसको 11 सीजन 1 के जैसे ही ढूंढ कर निकालती है अपसाइड डाउन में जाकर, फिर उसको बचाती है। जिसके बाद हमें एक बहुत ही तगड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है और वो ये है कि वेक्ना मैक्स को मारने जा रहा है, जो कि सॉर्ट ऑफ जुरासिक वर्ल्ड वाला टेंशन बिल्ड करता है जहां डेमोगॉर्गन्स मैक्स को ढूंढने आते हैं। हालांकि यहाँ माइक की मॉम फिर से बता देती है कि भले ही उसने जॉयस के जैसे बच्चों के साथ कोई बड़े मॉन्स्टर से लड़ाई नहीं की, पर बात अगर उसके बच्चों पर आई तो वो किस हद तक जा सकती है। जहां उसकी क्विक थिंकिंग ने ना ही सिर्फ मैक्स और बाकी बच्चों को बचाया बल्कि कैमाजॉर्ड्स में मैक्स को इतना टाइम दिया कि वो हॉली को समझा सके कि कैसे इस ट्रांस की दुनिया से निकले। जिसके बाद हॉली वेक्ना के केव में उठती है तो ये मैट्रिक्स के वेकअप सीन से काफी मिलता जुलता है। अंतर यही है कि नियो उस ट्रांस से उठकर असली दुनिया में जगा था और हॉली एक अलग ही डायमेंशन में जगी। इसके अलावा कई फैंस ने यहाँ हॉली को अंडर आर्मर ब्रांड के कपड़े पहने हुए देखा, जो कि सॉर्ट ऑफ एक मिस्टेक है क्योंकि इस स्टोरी को दिखाया जा रहा है 80s में, जबकि ये ब्रांड उस वक्त आया ही नहीं था। तो हम ये मान सकते हैं कि शायद 80s में स्ट्रेंजर थिंग्स की दुनिया में ये ब्रांड आ गया होगा। इसके अलावा जिस जगह वेक्ना का अड्डा है वो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे माइंड फ्लेयर की बॉडी को उल्टा कर दिया हो, पर जिस तरह से उसको दिखाया गया है ये काफी हद तक लवक्राफ्टियन कॉस्मिक हॉरर रूट्स को हिंट कर रहा है। जिस तरह एचपी लवक्राफ्ट की लिखी हुई बुक्स के मॉन्स्टर्स विलन नहीं बल्कि एक फोर्सेस होते हैं, वैसे ही स्ट्रेंजर थिंग्स में माइंड फ्लेयर वो फोर्स है जो वेक्ना से ये सब करवा रहा है। हालांकि इसका बेस विल के एक डायलॉग में छुपा है जब उसने ये कहा था कि वेक्ना सबसे मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर है, जबकि स्ट्रेंजर थिंग्स में वेक्ना को शुरू से ही डार्क शेड में दिखाया गया है। अब कई डार्क क्रिस्टल फैंस ने ये भी पॉइंट आउट किया कि वेक्ना का लेयर डार्क क्रिस्टल से काफी हद तक मैच खाता है, पर अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स के तगड़े वाले फैन हो तो सीजन 1 के एपिसोड 2 में आपको वेक्ना के लेयर की हूबहू ड्राइंग इस पोस्टर में देखने को मिल जाएगी। अब भाई कई कॉल बैक्स तो ऐसे थे जो कि दिल को छू गए। उनमें से एक था स्टीव और डस्टिन का कि इफ यू डाई
आई डाई, जो कि हमने पहले भी सुना हुआ है सीजन 3 के एपिसोड 6 में। पर इस बार इस डायलॉग का इमोशनल वेट काफी ज्यादा था, क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर काफी मैच्योर हो चुके हैं, प्लस यहाँ लाइफ और डेथ वाली बात थी। इसके अलावा जब मैक्स और हॉली बात कर रहे थे तब मैक्स नोटिस करती है कि डेरेक उनकी बात सुन रहा था, और वो वहां बोलता भी है, आई ओवरहर्ड द एस्केप प्लान, जो कि एग्जैक्ट लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में सैमवाइज गेमजी का डायलॉग था फ्रोडो के साथ। इसके अलावा जब हॉकिंस लैब के अपसाइड डाउन वर्जन में नैंसी और जॉनथन सोल्जर्स की बॉडीज को व्हाइट मैटर के अंदर फ्यूज होता हुआ देखते हैं, जो कि नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट वाली हॉरर फीलिंग देता है, ये सीन सिर्फ एक रेफरेंस नहीं है बल्कि एक वार्निंग थी। अपसाइड डाउन के वर्म होल के सेंटर में जो एक्सोटिक मैटर है वो पहली बार डिस्टर्ब नहीं हुआ, यानी ये सोल्जर भी यहाँ आए थे जहाँ उन्होंने वही गलती करी जो नैंसी ने की थी, जिसके बाद उन सबकी ये हालत हुई। इसके अलावा हम हॉली को नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 3 देखते हुए पाते हैं उसकी मेमोरी में। अब यहाँ एक फन फैक्ट ये है कि हेनरी के डैड जिनको हमने पहले देखा था, उस सेम एक्टर ने इसी मूवी में फ्रेडी क्रूगर का रोल प्ले किया था। वेकना का माइंड प्रिजन और रिंकल इन टाइम के कैमाजॉर्ड्स प्लैनेट जैसा डार्क वर्ल्ड है, जहाँ सब एक ही ट्रांस या फिर कहे इमेजिनेशन का पार्ट है, ना कि सबके लिए अपनी अपनी दुनिया है। हालांकि यहाँ सबके वीक मोमेंट्स हैं, यहाँ तक कि हेनरी के भी, जो कि था वो केव, जहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हेनरी हमेशा के लिए बदल गया। अब सीरीज में तो इसको अभी तक अच्छे से कवर नहीं किया गया, पर स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो प्ले में इसको अच्छे से दिखाया गया है। इनफैक्ट जिस स्पाई ग्लास के जरिए हॉली उस माइंड शाफ्ट तक पहुंची थी, उसी की मदद से डॉक्टर ब्रेनर भी हेनरी तक पहुंचे थे। हेनरी इन केव्स में इसलिए नहीं आता क्योंकि यहीं उसकी सबसे पहली ट्रॉमेटिक मेमोरी छुपी हुई है, वो मेमोरी जहां एक छोटा सा बॉय स्काउट एक भागते हुए साइंटिस्ट से टकराता है जो उस पर गोली चलाता है। साइंटिस्ट के पास एक ब्रीफ केस होता है जिसमें वो टेक्नोलॉजी होती है जो गलती से कुछ लोगों को डायमेंशन एक्स तक ले गई। ये वही एक्सपेरिमेंट है जिसमें डॉक्टर ब्रेनर के फादर इन्वॉल्व थे। मतलब आप ये समझ लो कि ब्रेनर ने बच्चों पर जो एक्सपेरिमेंट किए वो एक फेल्ड मिशन का कंटिन्यूएशन था, या फिर किसी आने वाले खतरे की तैयारी, क्योंकि भले ही मिलिट्री कोल्ड वॉर के टाइम पर इन डेमोगॉर्गन्स का यूज करके रशिया को टारगेट करना चाहती है, पर चांसेस है कि उसको माइंड फ्लेयर या बिग विलन के बारे में पता चल गया था, जिसके लिए वो एक टीम ऑफ पावरफुल पीपल बना रहा था। अब कई फैंस का कहना है कि उन्हें हॉली और मैक्स की बातचीत थोड़ी सी बोरिंग लगी, पर यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात रिवील होती है, और वो ये है केट बुश के गाने में पावर नहीं थी उस पोर्टल को खोलने की, पावर उस कनेक्शन में है जो उस गाने से जुड़ी है, यानी कि वो मेमोरी, इमोशन और आइडेंटिटी जो उस गाने को सुनकर मैक्स फील करती है। इसलिए हॉली अपने भाई के दिए हुए टॉय से जुड़े मेमोरी और इमोशन पर जैसे ही टैप करती है, वैसे ही वहाँ हॉली का भी पोर्टल बन जाता है। वैसे कई लोगों ने शायद नैंसी और जॉनथन के ब्रेकअप सीन को प्रपोजल समझ लिया था, जो कि मुझे भी बाद में समझ आया कि ये एक ब्रेकअप सीन है, तो इसीलिए मैं सोचा आपको बता दूं। तो ये थे डिटेल्स स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 के वॉल्यूम 2 के। अभी आप मुझे बताओ कि आपको भी मेरी तरफ फोमो तो नहीं हो रहा कि आपने भी स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो प्ले नहीं देखा, जिसकी वजह से कुछ चीजों से हम उतना कनेक्ट कर नहीं पा रहे। हालांकि मैं तब भी कहूंगा कि इस वॉल्यूम में जो वर्म होल वाला रिवील था वो मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग था। अब आप बताओ कि आपका इस वॉल्यूम में सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था। इस तरह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अंजना एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।